कोविड-19 की लड़ाई में यदि किसी एक शख्स का नाम लिया जाए जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो वो एक शख्स सिर्फ रामवीर सिंह रघुवंशी हैं। मेरी इतनी सारी जितनी भी हमने कवायद की है, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्यक्रम दिखाए हैं, हर कार्यक्रम में रोज़ सुबह मेरे से कम 5 बार उनसे मेरी बात होती है। आइए फिर हम उनसे मुलाकात करते हैं। कल भी हमने उनके सम्मान किया था, पूरे उनके स्टाफ का। उनका डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है सिटी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, मैं तो चूँकि संपर्क में आ जाता हूँ और इसलिए जो है मेहनत करना मतलब इनिशिएटिव लेना अलग बात है। मेहनत करना, हमने डॉक्टर साहब से कहीं आ जाएंगे, बात हो जाएगी, लेकिन सुबह से फ़ोन करके जानकारी देना कि ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले आज हमने जो पूरी चर्चा का विषय है वो है रक्तदान। डॉक्टर साहब, तो रक्तदान में मैंने जैसा पता किया कि आपने बहुत सारे ग्रुप्स में लगातार कॉल करते रहते हैं कि भैया रक्तदान करो, क्या भूमिका, कैसे ये सब मैनेज करें? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मेरी अभी 67 साल की उम्र है, मैं अभी भी रक्तदान साल में 3 बार कर देता हूँ। मैं करीब 150 बार से अधिक कर चुका जी। और इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी हैं, समाज हैं, कुछ संस्थाएं जो प्रतिवर्ष करते हैं। जैसे HDFC बैंक है, उनकी स्थापना दिवस पर कर देते हैं। हमारे यहाँ नर्सिंग होमों ने भी किया रक्तदान, राम हाईटेक ने किया, अपना सिटी हॉस्पिटल वालों ने भी किया, मीनाक्षी हॉस्पिटल से किया, और कई समाज जैसे जी अपना निरंकारी समाज है, वो लोग भी बराबर करते रहते हैं। क्राइस्ट लोग बराबर करते हैं, क्राइस्ट स्कूल से कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं। और जैसे JP स्कूल से होता है हमारे यहाँ, NFL से, गर्ल्स है, हर साल एक बार हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ कमी जो रहती है, कमी का जो मुख्य कारण है वो ये है कि कुछ लोगों में ये फैशन है कि हम सरकारी अस्पताल में अगर आएंगे तो हम क्यों दें ब्लड, तो वो लोग अनावश्यक दबाव डाल के कई बार बिना एक्सचेंज किए ले जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ गरीब वर्ग की SC ST की संख्या भी काफ़ी अधिक है। तो पिछली बार इसलिए हमने 4 महीने पहले हमने जो है ये भील आदिवासी वर्ग से भी एक बार रक्तदान कराया, तो उससे उनकी भी समस्या बहुत दूर हुई। वो लोग भी अब आने लगे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है लोगों का। लेकिन इसके बावजूद भी जो चीज़ होनी चाहिए कि आदमी अपनी शादी की वर्षगांठ पे कर दे, एक नियमित रूप से आदमी जो है अपने जन्म दिवस पर कर दे, अपने संस्थान पर कर दे, वो नहीं करते। आदिवासी समाज में क्या जागृति कम है, वो रक्तदान करने में क्यों चकते हैं? क्या नहीं, यहाँ गुना में कोलूपुरा में आदिवासियों के वो चलते हैं ट्रेनिंग्स, उनकी जो कोचिंग क्लासेस वगैरह चलती हैं। तो हमने वहाँ संपर्क किया, वो लोग तैयार हुए और उन्होंने वहाँ 66 यूनिट रक्तदान भी कराया था। तो काफ़ी अच्छी स्थिति इसमें है। और अब कम से कम उनके जो ग्रुप में जिन गाँव के लोग थे, अब वो गाँव के लोगों के लिए वो लोग जो है बेचारे करते थे। लेकिन हमारी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि कई लोग ऐसे हैं जो कि फ़ोटो खिंचा के नाम लिखा देते हैं कि साहब हम तो ऑन कॉल आ जाएंगे जब तुम बुलाओगे। वो लोग रक्तदान नहीं कर पाते क्योंकि गरीब आदमी को जो ब्लड मिलता है वो वही ब्लड मिलता है, कौन सा, जो ऑलरेडी हमारे स्टोर में होता है। उसके पास कोई व्हाट्सएप नहीं होती, कोई नेट नहीं चलता उसके पास, ना किसी को जानता। दूसरा इसमें एक और दिक्कत है, जो हम स्टोर करके जो रखते हैं ना, उसका 50% ही गरीबों तक पहुंच पाता है। 50% उसका जो है कुछ लोग राजनीतिक प्रभाव से उससे दुरुपयोग करके ले जाते हैं। लेकिन उस दुरुपयोग से हमको उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए, बेचारों के लिए बहुत ज़रूरी है। रात बर रात वो किसी को कॉल नहीं कर। जो खपत है और जो डोनेट होके आ रहा है, स्वैच्छिक डोनेट जो रहा है वो 7000 यूनिट के लगभग खपत है और 1200-1500 यूनिट आता है। बाकी जो रिश्तेदारों से किया जाता है, ये बड़ा गैप है। इसको नहीं, रिश्तेदारों से भी करते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे एक हमारे यहाँ अभिषेक शर्मा जी हैं, यहीं रहते हैं आपके नीचे उनका वहीं, तो एक उनका बालाजी ब्लड ग्रुप चलता है। एक प्रियेश शर्मा हैं अपने यहाँ अशोकनगर में, वो अशोकनगर से लेकर गुना भी कवर करते हैं। एक यहाँ रजित रघुवंशी हैं, इनके अलग अलग चलते हैं। एक चाचौड़ा का ग्रुप अलग है और सब लोग इकट्ठे भी चलते हैं। तो मैंने आज से 4 साल पहले जो व्यवस्था बनाई थी, 4-5 साल पहले, जो पब्लिक प्राइवेट, हाँ,
कि इन दोनों को एक कर दिया था हमने, अपने लैब टेक्नीशियन को, अपने स्टाफ को, उन लोगों को, तो ये लोग भी बुलाकर ले आते हैं। तो वो चीज़ नहीं रहती कि किसी को खून की कमी की वजह से किसी का ऑपरेशन रुक जाए या डेथ हो जाए। लेकिन अभी जैसे ये जो सीज़न आया है, जब से कोरोना वगैरह चला है, तब से थोड़ी गड़बड़ हो गई। दूसरे एक और क्या है कि जैसा आप डॉक्टर साहब का, जैन साहब का वो ले रहे थे, जैन साहब जब से आए हैं तब से हमको बड़ी हिम्मत मिली थी और हमने कई सारी चीज़ें आगे बढ़ा दी, खपत बढ़ा दी। लेकिन तब से जो है ये हो गया अपना कोरोना वाला जी चक्कर। आप देखेंगे कि अब थैलीसीमिया वाले प्रत्येक बच्चे को हम पिछले 4 साल से बुला के दे रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है, जब भी हम थैलीसीमिया के नाम से और कैंप करते हैं, 3-4 बच्चे और नए आ जाते हैं कहते हुए हम तो सर इंदौर से ले रहे थे, कोई कह रहा है कोटा से ले रहे थे। तो ये जिनको नियमित रक्त लगता है हर महीने में या कैंसर के लोग हैं, उनको भी बराबर दिया जा रहा है। मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि अकेली हमारी गुना की पढ़ी लिखी जनसंख्या, पढ़े लिखे लोग, जिनकी आयु मैं 60 वर्ष तक नहीं जाऊँगा, मैं कहूँगा जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच में है, वही लोग अगर एक बार रक्तदान कर दें तो हमारे यहाँ जो है 25,000 यूनिट रक्त हमारे यहाँ इकट्ठा हो जाए। और रक्तदान करने के लिए जहाँ तक बात है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आदमी आधी रात को भी ब्लड बैंक में जाकर कहेगा कि मेरा ब्लड ले लो, तो ले ले। तो उसमें कोई अलग से उसको पूर्व सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। और वो कैंप भी करवाना चाहते हैं तो 1 घंटे में कैंप की व्यवस्था भी हो जाती है, 2 टेक्नीशियन हो रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या है कि एक डेडिकेटेड व्हीकल भी है इसके लिए। अच्छा। तो गुना में ही प्रॉपर में अगर आप किसी अपने संस्थान में भी अगर कैंप लगवाना चाहें तो वहाँ भी पहुँच जाती है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ आप देखोगे, मुझे ये कहने में कतई हिचक नहीं है, हमारे यहाँ 50% जो डेडिकेटेड जो स्टाफ है, मैंने ऑब्जर्व किया है, हमेशा बेचारे यही लोग जाते हैं। पहले ऐसे ये गाड़ी अभी भी अशोकनगर ज़िले में भी जाती है, हालांकि अशोकनगर में ब्लड बैंक खुल गया तो वो वहाँ का ब्लड वहीं दे आते हैं। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा, सब लोग बराबर रक्तदान दें। अभी JCI द्वारा रक्तदान शिविर की घोषणा की गई है, अगले 2-3 दिन में उनकी डेट डिसाइड होगी। तो वो भी बैनर उनका है, व्यवस्था वो कर रहा है, लेकिन हर आदमी उसमें रक्तदान कर सकता है। ठीक है, अभी ये तो ही रक्तदान की बात, अब कोविड की बात कर लेते हैं। कोविड में आपका महती रोल है और अभी तक गुना ग्रीन बेल्ट में, ग्रीन जोन में है। कितने प्रयास और जारी हैं कि आगे भी ये सब लगातार ऐसी स्थिति चलती रहे, ईश्वर की कृपा जो गुना पे बनी हुई है? नहीं, ये सबसे बढ़िया बात है। और आप तो इसमें लगे हुए हैं लगातार कोविड के बारे में, और मैं आपकी चैनल की इसमें सराहना करना चाहूँगा कि लगातार इसमें आप लोग कर रहे हैं। हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय दिवाकर साहब बैठे हैं, आपके प्रयासों से डॉक्टर लोग खाना भी दे रहे हैं, और डॉक्टर लोग जो है अधिकांश डॉक्टरों ने 2-2 घंटे का उनका समय भी निर्धारित किया है, फ़ोन दिए हैं फ्री कंसल्टेशन के। और दिवाकर साहब का, आप जैसे हमारे अध्यक्ष हैं, आपका उनका पता है कि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध फिजिशियन है, वो समय भी इसमें पेंशन ले रहा है इतनी उम्र के बाद। मुझसे भी 4 साल बड़े हैं, मुझसे 70 से ऊपर। और हाँ, तो इसलिए हमसे उनको देखकर भी हमको बड़ा उत्साह लगता है। तो मेरा इसमें अलग थोड़ा सा सोच है, सबसे अलग हटके, कि अभी तक जो हमने किया वो अपनी जगह एक सही है, और भगवान की कृपा से हमारा जिला बचा रहा। अभी जो पब्लिक में लेकिन हम एक बात नहीं पहुंचा पा रहे कि ये जो कोविड के लिए ये जो मास्क का और डिस्टेंसिंग का ये जो प्रोग्राम है, अगर इसको पब्लिक मान ले तो आप बताइए क्या लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी? क्या बेचारों को, पुलिस वालों को इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कि इस चौराहे उस चौराहे बैठे? तो अगर डिस्टेंस, इसके जो दूरगामी जो परिणाम होंगे, आप देखिए, ट्यूबरकुलोसिस ख़त्म हो जाएगी, स्वाइन फ्लू नहीं रहेगी, बाद में वायरल फीवर नहीं रहेंगे, जुकाम, खांसी, निमोनिया ना के बराबर हो जाएंगे। टीबी किसी प्रकार से ख़त्म न हो पा रही थी, शासन बड़ी बड़ी मशीनें ला रही थी। अब आप सोच सकते हो टीबी की दर एकदम गिरेगी कि नहीं गिरेगी। बस लोग इस मास्क को नहीं पहनना चाहते, तो लोग मास्क पहने। दूसरी चीज़, हमारे सभी समाज काम कर रहे थे और हम लोग खुद परेशान होते थे, कितना जाम लगता था शादियों में, 2-2 हज़ार आदमियों की जो है जनवासा निकल रहा है, भोजनों में
गरीब आदमी जो है मर जाता था और लोग बाग चिल्ला रहे थे कि साहब कम बारात लाओ साहब, और वो कर रहा था, और तमाम अज्ञातियाँ फूट रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, उसमें डेथ हो रही है लोगों की। अब ये शादियाँ का स्वरूप बदल जाएगा, 5-5, 10-10 लोगों में शादियाँ करेंगे। मृत्यु भोज में किसी के घर मर गया, उसे घर रो रहे हैं और फिर भी आ रहे हैं साहब, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार आदमी खाना खा रहा है। और सभी समाज कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं मृत्यु भोज बंद नहीं हो रहा था। लेकिन अब हमें आशा बंदी है कि इसकी वजह से मृत्यु भोज बंद होंगे। जो मरने की बात है सही है, जनहानि हुई है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से आप देखेंगे एक्सीडेंट कम हुए, उतने ही लोग एक्सीडेंट में बच गए, अगर अपन इसको बोलेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि हमको सरकार के दिए दिशा निर्देशों का अगर पालन करेंगे और इसके दूरगामी जो फायदे हैं वो हमको पब्लिक को पहुंचाने पड़ेंगे, तो लॉकडाउन में फिर लोग लड़ेंगे नहीं पुलिस से या डॉक्टरों से। नहीं, अभी क्या हुआ है डॉक्टर साहब, कल के खुलने के बाद भीड़ जिस तरह मार्केट में आई है एकदम, वो बड़ी चिंता का विषय है एकदम। ये पूरी पिछले जो 25 दिनों की कवायद है वो ख़राब हो रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी एक दिन में तो ख़राब नहीं हुई, लेकिन अब आज बंदिश लगा दी। हाँ, आज बंदिश लगा दी। और हमारा यही कहना है, सरकार इतना प्रयास कर रही है, हमारा प्रशासन इतना अच्छा प्रयास कर रहा है, हमारे जो कलेक्टर साहब हैं वो चूँकि हमारे डायरेक्टर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग, और जो एसपी साहब भी चिकित्सा परिवार से ही संबंधित, इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने मैनेज किया है। और ये बात भी चूँकि अब उनके नोटिस में आ गई है, तो मैं समझता हूँ अब इस पर भी कार्रवाई रहेगी। लेकिन जो लोग हैं ना, जो निकल के भागे हैं और वो करे हैं, जो भीड़ मचा रहे हैं, उनको अगर पॉजिटिव वे में अगर ये बात समझाई जाए सभी लोग मिलके, जैसे जो बात मैंने अभी आपको बताई, आपने अभी तक देखा होगा कि इस बात पर किसी ने चर्चा नहीं की, तो जो सभी समाज सेवियों से मेरा निवेदन है कि हम इसको दूरगामी परिणामों के पॉजिटिव जो है वे में अगर समझाएंगे तो निश्चित रूप से जो है इसमें कुछ तो फायदा होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे तो मेरी मुलाकात रोज ही लगभग हो रही है। वैश्विक महामारी हमारे पूरे देश में चल रही है, लोग अत्यधिक परेशान हैं और रक्तदान करने के लिए निकल नहीं रहे हैं। इसी बीच रक्तदान की अधिक से अधिक प्रेरणा देने के लिए हमने अपनी आज ये वार्ता रखी है। हमारे साथ 2 सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं। मेरी दाईं तरफ हैं डॉक्टर राजेश दिवाकर साहब जो कि MD मेडिसिन हैं, और मेरी बाईं तरफ हैं पैथोलॉजिस्ट गुना जिले के प्रभारी ब्लड बैंक के डॉक्टर हर्षवर्धन चैन साहब। राजेश दिवाकर साहब कि ये ब्लड बैंक जो है, ब्लड चाहिए आवश्यक रूप से लगातार निरंतर चाहिए रहता था, तो इस समय ऐसी क्या कमी कैसे आई, क्या दिक्कत है? देखिए, ब्लड तो जो भी अस्पताल में भर्ती मरीज होते हैं लगातार उनकी कुछ ना कुछ ज़रूरत ऐसी होती है कि ब्लड उनको देना होता है। अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन होने के कारण लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है, और ब्लड डोनर भी अभी इस तरीके से डोनेशन के लिए प्रोत्साहित नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरत के अनुसार उनको बुलाया जा सके ताकि उसकी भरपाई कर सकें। तो इसको पूरी जो अपन मोटिवेशन कैसे किस तरीके से दे रहे हैं, क्या क्या मोटिवेशन देने का तरीका, कैसे लोगों को बुलाया जा रहा है, कैसे प्रेरित किया जा रहा है? ऐसे जो वॉलंटरी डोनर्स हैं उनकी एक लिस्ट है जो ब्लड बैंक में रजिस्टर किए हुए हैं, और उनके ब्लड ग्रुप, फ़ोन नंबर वगैरह सारे उसमें रजिस्टर हैं। तो जब पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी लिस्ट निकाल के और उनको फ़ोन करके उनको बताया जाता है, और उनकी उपलब्धता के हिसाब से जो भी सेवा वो बन सकती है वो देते हैं अपनी। डॉक्टर साहब, एक भ्रम है कि जैसे किसी को कोई बीमारी, शुगर है, शुगर वाला क्या डोनेट कर सकता है रक्त अपना? शुगर के कारण थोड़ी दिक्कत मानते हैं, इसलिए कि यदि मान लीजिए उसकी शुगर ज़्यादा है तो सामने वाले की भी शुगर बढ़ जाएगी। तो ऐसे लोग जिनको ऐसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, या जो लोग लगातार कुछ दवाइयाँ लेते रहते हैं, ऐसे लोगों का ब्लड डोनेशन के पहले उनकी हिस्ट्री लेना ज़रूरी होता है। और यदि कोई वो दवाइयाँ लगातार ले रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, तो उनके ब्लड में ब्लड प्रेशर की दवाई का एक लेवल रहेगा, जो अपन मरीज को देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर उस हिसाब से गिर सकता है या बदल सकता है। तो ऐसे लोगों को साधारण तौर पे ब्लड डोनेशन के लिए उपयुक्त नहीं मानते। सामान्य परिस्थितियों में गुना में कितना कितनी यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है हर महीने? पिछला यदि हम रिकॉर्ड देखें पिछले 4-5 साल का, तो लगभग
प्रति वर्ष 6,000 से 7,000 ब्लड यूनिट्स की हमको आवश्यकता होती आई है, और इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि इसको और ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी हम क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन दुखद पहलू इसका ये है कि हमारे पास जो स्वैच्छिक रक्तदान है उसके द्वारा हम मुश्किल से 1200 से 1500 ब्लड ही पर साल, पर ईयर प्राप्त कर पाते हैं, ब्लड पर इतना ही प्राप्त कर पाते हैं। बाकी करीब 5-5,500 ब्लड प्राप्त करने के लिए हमको मरीज के रिश्तेदारों, उनके परिजनों के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है, और हम उनको फिर मोटिवेट करते हैं कि अपने मरीज को वो ब्लड दें, क्योंकि हमारे ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये आए दिन ये परिस्थितियाँ डेली ब्लड बैंक में हमको फेस करना पड़ती हैं। आप तो ब्लड बैंक प्रभारी भी हैं, तो ये जो सूचना माध्यम है, क्योंकि मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में जागृति फैलाने की बहुत ज़रूरत है, तो क्या उन संसाधनों का आप उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? नहीं, उपयोग करते भी रहें और करना भी चाहिए, और आगे भी हम एक स्ट्रेटेजी बनाकर इन सब का उपयोग करेंगे। हमारा ध्येय ये है कि हम जो हमारा सरकारी स्ट्रक्चर है, CSC है, PSC है, मिनी PSC है, वहाँ तक हम पहुँचें, और वहाँ पर भी प्रत्येक मिनी PSC या PSC के लेवल पे यदि हमारे ब्लड ऑर्गेनाइज हो जाए, और साल में लगभग हर संस्था यदि 2 कैंप्स भी यदि ऑर्गेनाइज करती है, और यदि वो 25 से 50 यूनिट भी यदि हमको दिलवा देती है, तो इस हिसाब से सिर्फ सरकारी संस्थाओं के स्तर पर ही हमको लगभग जो है करीब 3-4 हज़ार यूनिट्स ब्लड उपलब्ध हो सकता है साल में। लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। इस बार मैं फिर, चूँकि मुझे आए हुए अभी मुश्किल से 3-4 महीने हुए हैं, मैंने सिविल सर्जन और CMHO साहब से चर्चा की है इस संबंध में, और इस साल हम अपनी इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम अपनी सरकारी संस्थाओं तक तो पहुँचे ही, और ज़िले के भीतर मुख्यालय पर भी हम सारे जितने NGOs हैं उनसे संपर्क बनाकर उनकी एक कैलेंडर बनाना चाहते हैं, ताकि वो समय समय पर ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहें और हमारी पूर्ति बनी रहे। डॉक्टर साहब, आप पैथोलॉजी के प्रभारी हैं, तो अभी जो वर्तमान में कोरोना के इस दौर में किस तरह की जांचें हो रही, क्या माहौल है सरकारी अस्पताल में, क्या चल रहा है? अभी चूँकि कोरोना का एक सामान्य OPD तो बंद है। हाँ, कोरोना की वजह से सामान्य OPD तो बंद कर दी जा चुकी है। सिर्फ सर्दी, जुकाम, बुखार और एक संभावित सस्पेक्टेड कोविड के मरीजों की OPD थ्रू आउट 24 घंटे चल रही है। इसके अलावा सारी इमरजेंसीज जो होती हैं वो सब देखी जा रही हैं, चाहे वो हार्ट की बीमारी से संबंधित हो, एक्सीडेंट से संबंधित हो, या फिर डिलीवरी से संबंधित हो, सारी OPD चल रही है और सारे स्पेशलिस्ट उनमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, पिछली मुलाकात में जब हमारे एक आपसे हमारी बात हुई थी कोरोना के संबंध में, हमने उनके लक्षण, बड़ा सुखद पहलू जो है कि गुना में आज तक कोई मरीज नहीं है, और गुना 22 लाख बचा हुआ है अभी तक आज तक। तो इसको किस रूप में देखते हैं? अभी कोविड के संक्रमण के संबंध में गुना की स्थिति बहुत ही संतोषजनक है, और हम लोग जो हमारे ज़िले का जो क्लासिफिकेशन है वो ग्रीन जिलों में किया गया है। इसमें हमारे माननीय कलेक्टर साहब, SP साहब और स्वास्थ्य विभाग की टीम, सिविल सर्जन, CMHO, इनका बहुत योगदान रहा है, और इन्होंने लगातार मेहनत करके इस बात को बहुत कड़ी निगरानी रखी है। सब तरीके से ज़िले को सील करके, बाहर से आने वाले लोगों को उनका आवागमन बंद करके, और लोगों को क्वारंटाइन में रखकर उनके ब्लड की जांच कराकर इस पूरी स्थिति को ये परिणाम दिया है, और सबके संतोषजनक परिणाम निकले हैं। और आज की स्थिति में गुना जिले की स्थिति संतोषजनक है। आगे ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा इसके लिए सब लोगों को अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है। डिस्टेंसिंग रखें, एक जगह इकट्ठा होकर भीड़ नहीं करें, बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथ बरोबर धोएं, और जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें, ताकि आगे भी संक्रमण से गुना जिला कम से कम बचा रहे। सर, लॉकडाउन 2 में पिछले 2 दिनों से चालू हो रहा है, बहुत सारी भीड़ बिना सोशल डिस्टेंसिंग के आ रही है, तो उससे क्या मतलब कोई नियमों का पालन, क्योंकि आर्थिक रूप से भी इंसान परेशान हो चुका है, तो वो भी एकदम मार्केट की तरफ भाग रहा है, तो क्या आप जनता से बचाव की दृष्टि से कहना चाहेंगे कि कैसी सावधानियाँ रखें? हाँ, जनता को मुख्य बचाव तो ये है कि लोग जहाँ कहीं भी जाएं मास्क का इस्तेमाल करें, एक जगह झुंड नहीं बनाएं, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, ज़रूरी नहीं है तो अपने घर पर ही रुकें, बहुत ज़रूरी बात हो तभी वो घर से निकलें, और बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे से करीब
5 फुट 4 फुट की दूरी मेंटेन करते हुए जो भी अपना काम है उसको निपटा के और वापस इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वापस अपने घर पे आके सुरक्षित रहें। सर, हमारे किसी दर्शक को यदि रक्तदान करना हो, मैं भी अनुरोध करूंगा हमारे सारे दर्शकों को जो देख रहे हैं अधिक से अधिक रक्तदान करें। अगर हमारे किसी दर्शक को रक्तदान करना हो तो कैसे संपर्क करें आपसे? नहीं, हमारे ब्लड बैंक की जो ये साइट है, हाँ, तो उस पर जा सकते हैं करके, और जो हमारे CMHO के हेल्पलाइन नंबर हैं उन पर कांटेक्ट करके वो कभी भी जिला अस्पताल में पधार सकते हैं और रूटीन आवर्स में रोज़ ब्लड रक्तदान करने की व्यवस्था है। वो जब भी चाहें रूटीन आवर्स में आके रक्तदान कर सकते हैं। कभी इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ती है तो भी उनसे संपर्क करने पे या वो आएँ तो भी ये संभव होगा कि वो रक्तदान कर सकें। क्या अनुरोध करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से रक्तदान के लिए और कोविड-19 दोनों के लिए? देखिए, कोविड-19 के लिए तो ये एक संक्रमण काल चल रहा है। अभी कुछ जिलों में परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसलिए अच्छे आ रहे हैं मतलब अभी पूरे जिलों में ये नहीं फैल पाया है। कुछ ही हॉट स्पॉट बने हैं जहाँ पे ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो उन हॉट स्पॉट्स को तो लॉकडाउन कर दिया गया है और बाकी लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाहर से आने जाने वाले लोगों पे निगाह रखें। यदि कोई आदमी सर्दी जुकाम से पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है, तो वो अपने आप को आइसोलेट करके घर पे रहे। कोई सिम्टम्स बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन दी हुई हैं उन नंबर पर बात करके उनसे मदद लें और बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी कामों से बाहर नहीं निकलें। रक्तदान के लिए यह है कि रक्तदान एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े किस्म का दान है, बहुत ही पुण्य का काम है और इसमें लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं और वो चिंताएं रहती हैं कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगा या ये हो जाऊंगा। तो रक्तदान का मुख्य जो कारण है, रक्तदान एक साइंस के हिसाब से परमिटेड प्रोसीजर है। इसमें किसी तरीके का कोई भी मरीज को, जो भी कोई भी आदमी, कोई भी शख्स जो रक्तदान कर रहा है उसको किसी किस्म का नुकसान होने का डर नहीं रहता है। एक सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि जैसे अपने शरीर में 100% खून है तो रोज़ 1% खून अपना ऑटोमेटिकली नष्ट होता है और 1% नया खून उसकी जगह आ जाता है जी। तो ऐसा 100 दिन में अपना पुराना खून पूरा बदल के वो नया हो जाता है और ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। एक बार अपन जो भी आदमी का रक्त लेते हैं दान के लिए वो 5% होता है। 5% 100% जो रक्त है उसका 5% ही ले सकते हैं। तो 5% जो होता है वो बहुत ही नॉमिनल होता है, उससे किसी किस्म की कमजोरी या परेशानी मरीज को महसूस नहीं होती, रक्तदाता को महसूस नहीं होती और 5 दिन में वो अपने आप रिप्लेस होने वाला है। दूसरी चीज़ है कि यदि वो दान नहीं भी कर रहे हैं तो भी 5 दिन में उतना रक्त नष्ट होने वाला भी है। तो बेहतर ये है कि अपने मन की दुविधाओं को छोड़ें और प्रसन्न होकर रक्तदान करें। ये बहुत ही पुण्य का काम है और किसी का जीवन बचा सकता है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप कोविड-19 पे हमारे दर्शकों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? आज पूरे देश में कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है और लोग बड़े भयभीत भी हैं, डरे हुए हैं और लोगों के मन में बहुत शंकाएं भी हैं। फिर दूसरी तरफ जो लॉकडाउन हुआ है उसके कारण लोगों की कुछ दिनचर्याओं पर भी अंतर पड़ा है, उनकी आजीविका पर भी अंतर पड़ा है, इसलिए भी लोग थोड़े से सहमे हुए लोग हैं। पहली चीज़ ये है कि ये एक संक्रमण है, वायरस संक्रमण है, इससे डरने की बात नहीं है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है। 80% से 90% ये अपने आप ही ठीक हो जाने वाली डिसीज है। सिर्फ थोड़े से सर्दी जुकाम के बाद मरीज स्वयं 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के भीतर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लेकिन जो 10% लोग हैं उनको डेफिनेटली ये संक्रमण कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है और जिसके कारण उसकी मृत्यु या और उसके मल्टी ऑर्गन फेल्योर की स्थिति बनती है। इसलिए वो जो प्रदर्शन है 10% का,
जो मृत्युआं आज पूरे देश में और पूरे दुनिया में हो रही हैं, उनको देखकर डेफिनेटली किसी भी व्यक्ति के मन में सबसे ज़्यादा भय पैदा होता है कि ये क्या खौफनाक बीमारी है जिसके कारण आज करीब 20-25 हज़ार, अकेले अमेरिका में 10-15 हज़ार डेथ हो चुकी हैं, 29 हज़ार अकेले अमेरिका में डेथ हो चुकी हैं, और लगभग पूरी दुनिया में 1 लाख से ज़्यादा डेथ हो चुकी है। तो एक ये भयावह चित्र जब सामने आता है तो निश्चित रूप से एक मानवीय मस्तिष्क में डर तो पैदा होता है, लेकिन साइंटिफिक रूप से इसमें डरने की बात नहीं है। जैसा अभी हमारे डॉक्टर दिवाकर साहब ने बताया कि हम बहुत छोटी छोटी सी सावधानियां रखकर इस संक्रमण से पूरी तरह से बच सकते हैं। चूँकि ऐसा देखा गया है कि ये जो संक्रमण है हमारे बात करने से, छींकने से, खांसने से वो कीटाणु एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है। यदि हम उतनी दूरी यदि बना के रखें जो लगभग 4 फीट से 6 फीट के बीच की होती है, यदि इतना डिस्टेंस हम अपने आपसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के बीच रखेंगे, जिसे हम सोशल डिस्टेंस बोलते हैं, तो हम इस संक्रमण से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दूसरा बचाव है चेहरे पर मास्क लगाना। यदि हम रेगुलर 2 व्यक्ति जो बात कर रहे हैं दोनों के बीच में यदि हम ये बैरियर इस्तेमाल करते हैं, मास्क का बैरियर लगा के इस्तेमाल करते हैं, तो हम करीब 90% हम इस संक्रमण से पूरी तरह बच सकते हैं। और जो सावधानी बताई गई है कि बीच बीच में रेगुलरली हैंड वॉश करना है या एल्कोहल रब से 20 सेकंड तक अपने हाथ धोना है, ये छोटी छोटी सी सावधानियाँ बरत के हम निश्चित रूप से संक्रमण से 100% बच सकते हैं। और ख़ास तौर से जब हम मरीज के संपर्क में आते हैं, वहाँ ज़रूर हमको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। उस संबंध में पूरी गाइडलाइन है, शासन बार बार गाइडलाइन दे रहा है, स्वास्थ्य विभाग लोगों को चेतावनी भी दे रहा है, समझा भी रहा है, और उन लोगों के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं कि लोग किसी भी तरीके से संक्रमण के प्रभाव में ना आए। आप ब्लड बैंक के प्रभारी भी हैं, तो रक्तदान के लिए क्या हमारे दर्शकों से? हाँ, इस दौरान चूँकि कोविड का संक्रमण चल रहा है और हमारे रेगुलर जो ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को अभी भी ये डर है कि हम इस अवस्था में इस दौरान रक्तदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोविड के दौरान हम बिल्कुल निश्चिंत होकर रक्तदान कर सकते हैं। सिर्फ जो थोड़ी सी सावधानियाँ जो हमको बरतनी है, वही सावधानियाँ बरतते हुए, इस्तेमाल करते हुए हम ब्लड डोनेशन कैंप्स कर सकते हैं। पहली सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जब ब्लड रक्तदान करने आएंगे तो 3 से 5 लोगों से ज़्यादा हम ग्रुप नहीं बनाएंगे, और ब्लड बैंक में भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला मेंटेन करेंगे, तो ताकि आपको जो संक्रमण होने की संभावना है उस संभावना को हम निग्लिजिबल बना देंगे। दूसरी चीज़, फेस मास्क लगा के ही हमको डोनेशन लेना है। जो टेक्नीशियन हमारा ब्लड लेगा वो भी फेस मास्क लगाएगा। उसके बचाव के लिए हैंड ग्लव्स और सारा प्रोटोकॉल है, उसको पालन करते हुए ब्लड डोनेशन का ब्लड लिया जाएगा। इसलिए दूसरी चीज़, ब्लड डोनेशन से किसी किस्म का ये प्रूफ हो चुका है कि संक्रमण नहीं होता है। इसलिए ब्लड देने वालों को भी सेफ़ है और लेने वालों को भी सेफ़ है। अतः इस दौरान मेरा निवेदन है, मैंने कुछ अभी NGO से भी निवेदन किया था और शायद उन लोगों ने पहल भी की है इस संबंध में। 2-3 दिन में मेरे को ऐसा आश्वासन मिला है कि शनिवार या इतवार को एक डोनेशन कैंप रखा जा रहा है। अभी मैंने भी एक इंटरव्यू लिया है अभी JCI पानियर के कुछ अध्यक्ष और सेक्रेटरी आदि, वो कह रहे थे कि हम लोग करा रहे हैं। हाँ, JCI लोगों से मेरी बात चली थी, वही ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप। उनके मन में भय है कि हम अस्पताल में आके डोनेशन करने में शायद उनको झिझक हो रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अस्पताल जहां हम ब्लड बैंक है वहां किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है। हम डेली सैनिटाइज हो रहा है हमारी बिल्डिंग, और हमारा ब्लड बैंक भी हम सैनिटाइज करवा रहे हैं। फिर भी यदि वो चाहते हैं कि दूसरी जगह हम करें तो हम वहाँ भी करने के लिए तैयार हैं, और वहाँ भी हमको पहले से डेट देते तो हम 1 दिन पहले वो कमरा जहाँ पर कि डोनेशन होगा उसको भी सैनिटाइज करवा देंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये दोनों डॉक्टर साहब ने पूर्ण जानकारी दी। हम भी सिटी चैनल की ओर से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक रक्तदान करें और लोगों को जीवन बचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। कोरोना की इस महामारी के दौर में जहाँ मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं, वहाँ रक्त की कमी महसूस की जा रही है, और गुना की एक युवा टीम हमारी तैयार हुई है जो कि रक्तदान कराने के लिए कटिबद्ध है। आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं। JCI पानियर के हमारे अध्यक्ष हैं जितेश जैन साहब, और
मेरी बाईं तरफ बैठे हैं नीतेश मंगल जी, जो कि सेक्रेटरी हैं। पहला सवाल मेरा नीतेश आपसे। जितेश, क्या कर रही है आपकी क्लब इसमें? हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं रक्तदान के लिए कि अभी जो ब्लड डोनेशन मतलब ब्लड डोनर्स अभी आ नहीं पा रहे हैं हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के चलते, और इसके लिए मतलब रक्त की आवश्यकता बहुत अधिक है और पूर्ति हो नहीं पा रही है। तो एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि एक रक्त शिविर लगा के और कुछ मदद जो हो सकती है हम लोगों से वो हम करें, और हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन करवा के ब्लड बैंक में कुछ यूनिट ब्लड की हम लोग उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए एक हम लोगों ने लिंक तैयार की है, उसके अंदर सभी गुना शहरवासियों से निवेदन है कि उस लिंक पे जाकर अपना नाम और फ़ोन नंबर उसमें लिखें, और जिससे कि हम जो भी डोनर्स हैं तैयार हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, हम उन तक पहुंच सकें और उन लोगों को हॉस्पिटल तक लाने ले जाने की सुलभ व्यवस्था कर सकें और ब्लड डोनेशन लोगों से करवा सकें। कोरोना जो महामारी चल रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? भैया, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इससे बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, वो सिर्फ स्टे होम स्टे सेफ। मतलब अगर हम घर पे रह सकते हैं तो ही इससे बचा जा सकता है। और ये ऐसी महामारी है कि अगर अभी हमारे शहर में नहीं है और अगर ये होती है, इसके अगर 2-4 केस भी होते हैं तो आगे इसके बढ़ने के प्रबल चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड डोनेट कराने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? भैया, ब्लड डोनेशन हम लोगों का जो जेसीज है, जेसीज के अंदर परोपकार ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है, एक ऐसी हम लोगों की सोच है और उस सोच के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। ब्लड डोनेशन हम लोग रेगुलर वेज में करते हैं, डे टू डे में भी 1-2 यूनिट, हफ्ते के अंदर 5-6 यूनिट हम लोगों की तरफ से अवेलेबल हम लोग ब्लड बैंक में करवाते हैं। चूँकि अभी ब्लड बैंक वालों से जब बातचीत हुई और हमें पता लगा कि ब्लड की बिल्कुल भी वहाँ पे यूनिट्स अवेलेबल नहीं हैं और जिनको आवश्यकता पड़ती है ब्लड की, तो वो लोग काफ़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। तो जब बात हुई हमारी ब्लड बैंक मैनेजर डॉक्टर रामवीर जी से, तब हम लोगों ने सोचा कि अपने को इस महामारी के दौर में, इस समस्या के समय अगर हम ब्लड डोनेट करवाते हैं और मरीजों को, सब लोगों को अगर रक्त जैसी चीज़ से अगर हम उपलब्धता करवा सकते हैं तो ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। आपका जो क्लब है वो किस तरह से डोनेट कराता है? क्या उसकी प्रक्रिया, कैसे आप पूरी प्रक्रिया? देखिए सर, उसमें प्रक्रिया ये है कि जैसे जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो ग्रुप पे एक मैसेज बनाते हैं कि जो भी जिसको भी ब्लड डोनेट करना है, जिसका भी ए पॉजिटिव ब्लड है या बी पॉजिटिव ब्लड है, और जो स्वेच्छा से डोनेट करना चाहे वो खुद सामने आए, ना कि हम किसी को फोर्स करें। तो और हमारे क्लब की विशेषता ये है कि आज तक शायद कोई भी कॉल खाली नहीं गया, हमने उस पूरी कॉल की पूर्ति की है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से डोनेटर को? मैं आपसे यही संदेश देना चाहूँगा, खुलकर आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि इस टाइम ब्लड की कमी है ब्लड बैंक में। आपका एक यूनिट किसी न किसी की जान बचा सकता है। नंबर देना चाहेंगे जिस पर लोग संपर्क कर सकें? जी हाँ सर, हमारे इसमें व्हाट्सएप नंबर है, मैं उसको दे देता हूँ आपको। व्हाट्सएप नंबर है 9406572255। इस नंबर पे कोई संपर्क करेगा? इस नंबर पे कोई भी ब्लड देना चाहेगा वो अपना ब्लड नेम, फ़ोन नंबर और ब्लड जो भी है ग्रुप, वो उस पर डाल दें, हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप उनसे कांटेक्ट? जी ठीक है, धन्यवाद। आप दोनों बता दें। हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अलग अलग फैकल्टीज़ के 14 डॉक्टरों ने डिस्टेंस कंसल्टेशन यानी टेलीफोन पे कंसल्टेशन के लिए समय और फ़ोन नंबर निर्धारित किए हैं, ताकि लोगों को घर पर रह के ही आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सहायता मिल सके। इसमें डॉक्टर राजेश दिवाकर, मेडिसिन विशेषज्ञ, सुबह 11 से 2 एवं शाम 5 से 7। मोबाइल नंबर 7001-72254। डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी, जनरल फिजिशियन, सुबह 9 से 12 और शाम 3 से 6। मोबाइल नंबर 9425135773। डॉक्टर BS कुशवाहा, नाक कान एवं गला विशेषज्ञ, सुबह 11 से 1 बजे तक, रविवार को छोड़कर।
फ़ोन नंबर 07542225040। डॉक्टर YS अग्रवाल, सर्जरी रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर YS रघुवंशी, सर्जरी विशेषज्ञ, समय सुबह 10 से 12, मोबाइल नंबर 9425131419। डॉक्टर PK गुप्ता, जनरल मेडिसिन, सुबह 11 से 1 बजे तक, 9425134455। डॉक्टर लखन धाकड़, शिशु रोग विशेषज्ञ, समय दोपहर 12 से 2। डॉक्टर RB मीना, हड्डी रोग विशेषज्ञ, समय दोपहर 12 से 2, मोबाइल नंबर 9993940009। डॉक्टर MK जैन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, समय शाम 6 से 8, मोबाइल नंबर 7974141768। डॉक्टर अनुपम चौधरी, अस्थि रोग विशेषज्ञ, समय शाम 6 से 8, 9926455181। डॉक्टर परिणीता खोत, स्त्री रोग विशेषज्ञ, समय सुबह 10 से 2 बजे तक, मोबाइल नंबर 9967793431। डॉक्टर भूपन धाकरे, अस्थि रोग विशेषज्ञ, समय सुबह 10 से 1 बजे तक, मोबाइल नंबर 6263590200। डॉक्टर आनंद सिंह, मानसिक रोग, सुबह 10 से 12 बजे तक, मोबाइल नंबर 8109745155। डॉक्टर जुल्फिकार, दंत रोग विशेषज्ञ, समय सुबह 9 से शाम 9 बजे तक, मोबाइल नंबर 9770055423। ये हमारे चिकित्सक हैं और ये फ़ोन पर अपनी सेवाएं देंगे। जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि उन्हें किसी प्रकार की सलाह की ज़रूरत है, वो संबंधित डॉक्टर से उनके दिए गए फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करके अपना सलाह ले सकते हैं।